बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 का थ्योरी के हवाले से लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हमारे स्केड्यूल्स रह जाएंगे जिनको आप खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है। स्केड्यूल में एक्सप्लेनेशन है कि कौन सी सर्विसेज पे जो टैक्स रेट है या जो एग्जामिशंस हैं उनके हवाले से। आज का हमारा ये सेशन थ्योरी के हवाले से लास्ट सेशन होगा और उसके बाद हम इस जो मॉड्यूल है हमारा पार्ट सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 का, इसके हम इसी पार्ट में से टेस्ट ऐड कर देंगे सिलेबस में आपके इस कोर्स में, ताकि लेट्स सपोज ऐसा होगा कि सेक्शन 1 से लेकर 10 तक आपका टेस्ट 1 हो जाएगा, इसी तरह से 11 से लेकर 20 तक टेस्ट 2 हो जाएगा और सो ऑन। इसी तरीके से 81 से लेकर 89 तक जो आपके सेक्शन हैं वो आपका टेस्ट हो जाएगा 9। ये इस तरीके से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जो कि हमने टेस्ट सीरीज़ हर सेशन के साथ भी ऐड की हुई है क्विज़ की फॉर्म में। अब आपके ये टेस्ट होने के बाद आपका ये जो एरिया है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट टोटली कवर हो जाएगा और इसमें आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। आज के सेशन में हमने सेक्शन 83 से ऑनवर्ड मूव करना है सेक्शन 89 तक। कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड, जहाँ पे अपील करनी होती है या फिर टाइम पीरियड दिया गया होता है अपील करने के हवाले से, तो इसकी कैलकुलेशन कहाँ से होगी? टाइम पीरियड जो है होगा इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी अपील और एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट। असल में मकसद क्या है कि जो आपको कोई टैक्स अथॉरिटी या फिर अथॉरिटी का कोई डेजिग्नेटेड या अथॉराइज्ड ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है और आप उसके ख़िलाफ़ अपील में जाना चाहते हैं, तो उस हवाले से जो आपके पास टाइम लिमिट होता है कि विद इन 1 मंथ आपने ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी होगी, उस हवाले से द डे ऑन विच द ऑर्डर कंप्लेंट ऑफ वाज सर्व्ड, कि जिस दिन जिस ऑर्डर की कंप्लेन आप कर रहे हैं या जिसके ख़िलाफ़ आप अपील कर रहे हैं वो आपको जब रिसीव हुआ था या आपको सर्व हुआ था। इफ़ द कंसर्न पर्सन वाज नॉट फर्निश्ड विद अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर, अगर उस ऑर्डर के जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं वो कॉपी नहीं मिली और वो कॉपी के लिए अप्लाई करना चाहता है, द टाइम रेक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड। इस अपील के टाइम पीरियड में जो आपकी कॉपी उस ऑर्डर की लेने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी आपका जो है वो टाइम कैलकुलेट होगा जब आपका नोटिस सर्व होता है उस हवाले से। सेक्शन 84 है कॉन्डोनेशन ऑफ टाइम लिमिट, के जो टाइम लिमिट दिया गया उसमें अगर कोई अपील करता है कि मुझे उसमें रियायत चाहिए या उसको एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर इस हवाले से कैसे डील किया जाएगा? वेयर एनी टाइम और पीरियड हैज़ बिन स्पेसिफाइड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, किसी एक्ट की प्रोविजन में टाइम दिया गया है तो उस हवाले से, और द रूल्स विद इन विच एनी एक्ट और थिंग इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन, के जिसमें आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी थी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न फाइल करनी थी और पेमेंट ऑफ टैक्स या टैक्स पे करना था, उसका टाइम दिया गया था, इज़ टू बी डन, कि उस टाइम में आपने करना है। द अथॉरिटी में परमिट सच एप्लीकेशन टू बी मेड और सच एक्ट और थिंग टू बी डन विद इन सच टाइम और पीरियड एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट। तो उसमें कंसेशन दे के कॉन्डोनेट किया जा सकता है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है जो भी जहाँ पे किसी सेक्शन में टाइम स्पेसिफाई किया गया हो उस हवाले से। इसकी एक्सप्लेनेशन है द एक्सप्रेशन एक्ट और थिंग टू बी डन, जो एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने काम करना होगा उस हवाले से, इंक्लूड्स एन एक्ट और थिंग टू बी डन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे वजाहत भी दे दीगी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन ने करना है को काम, वो टैक्स पे करना है, रिटर्न फाइल करनी है, तो उस हवाले से तो वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा और बाय एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट। तो अथॉरिटी भी हो सकती है कि यानी कि अथॉरिटी अगर उसके अगेंस्ट जाना चाहती है तो उस हवाले से। सबसेक्शन 2 है द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट and subject to such limitations or conditions as may be specified therein empower any commissioner
यहाँ पे अथॉरिटी को ये मैंडेट दिया गया कि वो किसी कमिश्नर को एम्पावर कर सकता है और द ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द पावर्स अंडर दिस सेक्शन इन एनी केस और क्लास ऑफ केसेस, यानी कि किसी स्पेसिफिक केस में भी कमिश्नर को पावर दी जा सकती है या फिर क्लास ऑफ केसेस पे भी एम्पावर किया जा सकता है कि वो उसके बारे में जो है वो उसके पावर यूज़ अपनी कर सकता है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 85, बार ऑफ सूट्स, प्रोसिक्यूशन एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स, कि कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल कोई अगर ऑर्डर करता है तो उसके खिलाफ क्या आप सूट कर सकते हैं, उसको अदालत में केस कर सकते हैं उसके खिलाफ, या उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उस पर मुकदमा चला सकते हैं, या उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। नो सूट शैल बी ब्रॉट इन एनी सिविल कोर्ट टू सेट असाइड और मॉडिफाई एनी ऑर्डर पास, कोई भी ऑर्डर पास किया गया है उसको सेट असाइड करने के लिए आप कोई भी सूट नहीं कर सकते। एनी असेसमेंट मेड, या उसने कोई असेसमेंट की गई उसके खिलाफ भी नहीं आप किसी कोर्ट में जा सकते हैं। एनी टैक्स लिवाइड, या जो टैक्स आयद किया गया है। एनी पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, इसी तरह से कोई पेनल्टी या सरचार्ज इम्पोज और कलेक्शन ऑफ एनी टैक्स मेड अंडर दिस एक्ट, तो इस एक्ट के मुताबिक जो भी ऑर्डर किए जाएंगे उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसको सेट असाइड करने के लिए सिविल कोर्ट में केस नहीं कर सकते। सबसेक्शन 2 है नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट, ना तो गवर्नमेंट के खिलाफ ना फिर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप सूट कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 है नॉट विद स्टैंडिंग, के इसके बावजूद एनीथिंग इन एनी अदर लॉ नो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी शैल बी अंडरटेकन और इनिशिएटेड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी अगेंस्ट एनी ऑफिसर, कि कोई एजेंसी भी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ इनिशिएट नहीं कर सकती इंक्वायरी और ऑफिशियल या ऑफिशियल के खिलाफ फॉर एनीथिंग डन इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के मुताबिक जो उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया एक्सेप्ट विद दी परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, जो उसकी अगर अथॉरिटी परमिशन दे कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं तो वो किया जा सकता है, अदरवाइज खुद से वो नहीं इनिशिएट कर सकते। इसके बाद सेक्शन 86 है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, कि इस एक्ट को अप्लाई करने के हवाले से कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए कोई रूल बनाए जा सकते हैं या प्रोविज़न ऐड की जा सकती है। यहाँ पे ये है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ताकि इस एक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके, लेकिन इसका टाइम लिमिट दिया गया कि विद इन 2 ईयर्स जब से ये कमेंसमेंट होगी इस एक्ट की तो आप उसकी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के हवाले से जो है वो एडिशन कर सकते हैं। द गवर्नमेंट में पास सच ऑर्डर for removing any difficulty or for bringing the provisions of this act into effective, ताकि ये इस एक्ट की जो प्रोविजंस हैं उनको इफेक्टिव किया जा सके। इफेक्टिव ऑपरेशन डायरेक्ट दैट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, जो ऑर्डर में बताया गया, हैव इफेक्ट सब्जेक्ट टू सच एडेप्टेशन वेदर बाय वे ऑफ मॉडिफिकेशन, या उसको मॉडिफाई किया गया या फिर एडिशन है या ओमिशन है, एज इट मे डीम नेसेसरी टू और एक्सपीडियंट, जो मुनासिब लगेगा वो उसको डिफ़िकल्टी रिमूव की जा सकती है ताकि इस एक्ट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। सब सेक्शन 2 है द पावर अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा उसके विद इन 2 ईयर्स आप ये कर सकते हैं। जब 2 ईयर्स का टाइम एक्सपीरियड हो जाएगा तो डिफ़िकल्टी रिमूव करने के हवाले से आप एडिशन, ओमिशन, चेंज, डिलीशन नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके बाद सेक्शन नंबर 87 है रिपील एंड सेविंग, कि यानी कि जो ऑर्डर है जो पंजाब सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस जो पहले था 2000 का, वो इसके बाद रिपील हो जाएगा 2012 के एक्ट के बाद। सब सेक्शन 2 है एनी प्रोसीडिंग अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस, यानी कि ऑर्डिनेंस 2000 का जो था उसको जब रिपील हो गया उसके खिलाफ कोई पेंडिंग ऑन द डेट नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 3 जो नीचे चल रहा है उसके मुताबिक अगर कोई पेंडिंग थी कोई जो अपील वगैरह या प्रोसीडिंग्स ऑफ सेक्शन 1, जो ऊपर हमने बात की कि सेक्शन 1 जो पंजाब सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 के मुताबिक कोई अपील वगैरह चल रही थी, बिफोर एनी अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी के सामने, फोरम और एनी कोर्ट या किसी कोर्ट के सामने, बाय वे ऑफ एडजुडिकेशन, असेसमेंट, अपील, रेफरेंस, रिवीजन और प्रोसिक्यूशन शैल बी कंटिन्यूड एंड डिस्पोज्ड ऑफ एज इफ़ दिस एक्ट हैज़ नॉट कम इनटू फोर्स, तो उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही उसको लेके चला जाएगा और यही समझा जाएगा जैसा कि ये एक्ट आया ही नहीं। अच्छा, इसके बाद सबसेक्शन 3 है वेयर द गवर्नमेंट और द अथॉरिटी टेक्स एनी एक्शन,
जहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन लेती है या अथॉरिटी ये एक्शन ले लेती है, मेक्स एनी डिसीजन और ऑर्डर्स, इशूड any instructions, directions, clarifications or notification in pursuance of or in exercising of powers conferred under any provision of any law in respect of any matter relating to tax and allied issues covered under this act or the rules, such actions, decisions, orders, instructions, directions, clarifications and notification shall be deemed to have been validly issued to serve the purpose of this act and the rules। तो इस हवाले से ये कि जो गवर्नमेंट है उसको ये दी गई है पावर कि इस एक्ट के मुताबिक जो भी डायरेक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। दोबारा से इस सेक्शन 3 को देख लेते हैं। वे द गवर्नमेंट और द अथॉरिटी टेक्स एनी एक्शन, यहाँ पे गवर्नमेंट से मुराद पंजाब गवर्नमेंट है, अथॉरिटी से मुराद टैक्स अथॉरिटी है। कोई भी वो एक्शन लेती है, मेक्स एनी डिसीजन और ऑर्डर्स, इशूज़ एनी इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, डायरेक्शन, क्लैरिफिकेशन और नोटिफिकेशन इन द परसुएंस or in exercising the powers of conferred under any provision of any law in the respect of any matter relating to the tax and allied issues covered under this act। यानी कि इस एक्ट के मुताबिक अगर किसी तरह से भी पंजाब गवर्नमेंट ने या अथॉरिटी ने कोई नोटिफिकेशन दिया था, एक्शन लिया था, डिसीजन दिया था, ऑर्डर इशू किया था, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दी थी, क्लैरिफिकेशन दी थी और वो इस एक्ट के अलाइन है, तो फिर क्या होगा? और द रूल्स, सच एक्शंस, डिसीजंस, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, क्लैरिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वैलिडली इशूड। तो उनको अमल दरामद करने के लिए आगे लेके चला जाएगा, उसको कहीं पे ख़त्म नहीं करना, वो वैलिड ही तस्वुर की जाएंगी टू सर्व द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ताकि इस एक्ट और इस एक्ट के मुताबिक जो रूल्स हैं उनको प्रॉपरली अप्लाई किया जा सके। इसके बाद सब सेक्शन 4 है, वेयर सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट की डायरेक्शन आई है, एनी टैक्स पेबल बट नॉट पेड, कोई टैक्स था उसको पे करना था लेकिन अभी पे नहीं हुआ, अंडर द पंजाब सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस 2000, और ये डायरेक्शन और आर्डर जो भी था ये सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 के मुताबिक था, मे बी रिकवर्ड अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट की अप्लाई होने के बाद भी जो उसकी ज़िम्मेदारी जो ऑर्डिनेंस 2000 सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 का था उसके मुताबिक उसको पे करनी है, तो वो इस एक्ट के मुताबिक भी उसकी वो ज़िम्मेदारी रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। बट विद आउट प्रेजुडाइज और एनी एक्शन ऑलरेडी टेकन फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट अंडर द सेड ऑर्डिनेंस। तो इस हवाले से कोई अगर रिकवरी के लिए कोई स्टेप्स लिए गए हैं तो उसको रिकवर किया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 88, प्राइस स्कीम्स टू प्रमोट टैक्स कल्चर, कि किस तरह से प्राइस स्कीम्स को इन्हांस किया जाएगा ताकि टैक्स कल्चर जो है वो उसको प्रमोट किया जाए। द अथॉरिटी में विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब प्राइस स्कीम्स टू इनकरेज द जनरल पब्लिक टू मेक परचेजेस ओनली फ्राम द रजिस्टर्ड पर्सन इशूइंग टैक्स इनवॉइसेस, ताकि लोगों का एक रुझान बने कि जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वही उसी से चीज़ों को बाय किया जा सके ताकि जो टैक्स का कल्चर है उसको इन्हेंस किया जाए। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 89 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवार्ड टू विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर का मतलब कि कहीं टैक्स इवेजन हो रही है और एक इंडिविजुअल है जिसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो रजिस्टर अपने आप को नहीं कर रहा, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो इस हवाले से कोई उसकी शिकायत लगाता है, विसल ब्लोइंग करता है, उसके बारे में बताता है, तो उसको रिवार्ड कैसे दिया जाएगा? द अथॉरिटी में विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट सैंक्शन रिवार्ड टू अ विसल ब्लोअर। लेकिन जो है ये पावर किसके पास? अथॉरिटी के पास। अप्रूवल कहाँ से लेंगे? गवर्नमेंट से, और विसल ब्लोअर को इनाम दिया जा सकता है, रिवार्ड दिया जा सकता है। सब सेक्शन 2 है, द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर इन दिस बिहाफ एंड आल्सो स्पेसिफाई द अपॉर्चनमेंट ऑफ रिवार्ड सैंक्शन अंडर दिस एक्ट सेक्शन फॉर अ विसल ब्लोअर, के जो विसल ब्लोअर होगा उसको किस तरह से रिवार्ड किया जाएगा, उसको क्या अपॉर्चनमेंट होगी, उसका क्या हिस्सा होगा, उस हवाले से रूल्स बना सकती है अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी, ताकि विसल ब्लोअर के बारे में भी प्रॉपरली उसको जो है वो लेके चला जाए। द क्लेम फॉर रिवार्ड बाय द विसल ब्लोअर शैल बी रिजेक्टेड, कि जो अगर विसल ब्लोअर है बताने वाला, अगर वो कोई बताता है, वो कहता क्लेम करता है कि मैंने इसके बारे में बताया था, मुझे अब उसका रिवार्ड दिया जाए, तो उसको रिजेक्ट करने की सूरत हाल क्या हो सकती है? नंबर 1 क्या है? ए पॉइंट पे, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ ऑफ नो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन उसने नहीं दी। द अथॉरिटी
ऑलरेडी हैड द इन्फॉर्मेशन, पहले ही अथॉरिटी के पास उस तरह की इन्फॉर्मेशन थी और वो एक्शन लेने वाले थे। द इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल इन पब्लिक रिकॉर्ड, या फिर ऐसा कोई कॉलम आ गया था या कोई अखबार में कोई आ गई थी इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से कोई देख के कहे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज़ हुई है, तो वो कोई खबर नहीं है, ये वो कोई विसल ब्लोइंग की एक्टिविटी नहीं। नो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस मेड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी थी लेकिन वो इस इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं थी या उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं हो सका कि जो जिससे टैक्स को कोई रिकवरी हो सके, तो इस हवाले से फिर उसकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। सब सेक्शन 4 है, वेयर after providing an opportunity of being heard, it is found that the whistleblower has provided false, misleading, frivolous information, he shall be liable to a penalty of 100,000 रुपीज़, यानी कि 1,00,000 तक जुर्माना हो सकता है कि कोई अगर विसल ब्लोअर ऐसी इन्फॉर्मेशन दे जो कि सच ना हो। इन दिस सेक्शन विसल ब्लोअर मीन्स अ पर्सन हु रिपोर्ट्स कंसीलमेंट और इवेजन ऑफ टैक्स और टैक्स फ्रॉड लीडिंग टू डिटेक्शन और कलेक्शन ऑफ द टैक्स, यानी कि विसल ब्लोअर की यहाँ पे तारीफ़ कर दी कि विसल ब्लोअर वो शख्स होता है जो टैक्स को कोई इवेड करने वाले के बारे में बताए या जो टैक्स कोई फ्रॉड कर रहा है उसके बारे में हक़ाइक़ बताए, तो ऐसे पर्सन जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देगा उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। आज के सेक्शन जो सेशन था हमारा उसमें सेक्शन हमने 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89 पढ़े। उसकी की लर्निंग अब एक दफ़ा प्रिसाइजली हम देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड, कब से कंप्यूट किया जाएगा। एक्सक्लूड्स द डे ऑफ सर्विंग द ऑर्डर कंप्लेंट, जो ऑर्डर सर्व हुआ था उसका दिन वो एक्सक्लूड किया जाएगा ऑफ एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू obtain अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर फ्राम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील्स और एप्लीकेशन अंडर द एक्ट, यानी कि कोई उसको डॉक्यूमेंट लेना था या उसने कॉपी लेनी थी ऑर्डर की, तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो भी उसमें से माइनस हो जाएगा जब टाइम कंप्यूट किया जा रहा होगा अपील के लिए। अथॉरिटीज़ डिस्क्रेशन फॉर टाइम एक्सटेंशन, अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो टाइम एक्सटेंड कर सके। कंडोनेशन, अथॉरिटी में अलाउ एप्लीकेशंस और एक्ट्स टू बी डन विद इन स्पेसिफाइड टाइम्स बियॉन्ड दोज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट और रूल। इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्पावरमेंट एंड लिमिटेशन, कि किसको एम्पावर किया जा सकता है और उसको लिमिट किया जा सकता है। अथॉरिटी कैन एम्पावर स्पेसिफिक कमिश्नर और ऑफिसर्स टू एक्सरसाइज पावर्स अंडर दिस सेक्शन वाया नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड लिमिटेशंस और कंडीशन। लीगल इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन के हवाले से जो कोई भी उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट की जा सकती किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ, किसी ऑफिसर के खिलाफ। नो सिविल सूट कैन चैलेंज ऑर्डर्स, असेसमेंट, टैक्स लिवाइज, पेनल्टीज और कलेक्शन मेड अंडर दिस एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लीगल इम्यूनिटी। लीगल इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट्स फॉर एक्शंस टेकन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नो इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ऑफिशियल्स फॉर एक्शंस इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी विदाउट द अथॉरिटीज़ परमिशन। अथॉरिटी से पहले परमिशन लेनी होगी फिर जाके कोई इंक्वायरी कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी जो है वो अथॉरिटी या फिर उसके ऑफिशियल के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। अच्छा जी, इसके बाद है अडेप्टेशन ऑर्डर्स एंड रिपील। गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डर्स टू अडेप्ट एक्ट प्रोविजन फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि 2 ईयर्स का है। इसके अलावा है रिपील्स द पंजाब सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस 2000, यानी कि ये जो सेल्स टैक्स एक्ट 2012 है, इसके आने के बाद टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 जो है वो रिपील हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड एड्रेसेस पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस। हाँ, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं उनको हतमी शक्ल तक लेके जाया जाएगा, उसका फाइनल फैसला होगा। इसके बाद रिवार्ड स्कीम्स एंड विसल ब्लोअर प्रोविजन के हवाले से अथॉरिटी कैन प्रिस्क्राइब प्राइस स्कीम्स टू इनकरेज परचेजेस फ्राम रजिस्टर्ड पर्सनस एंड रिवार्ड विसल ब्लोअर्स फॉर रिपोर्टिंग टैक्स रिलेटेड इशूज़। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विसल ब्लोअर डेफिनेशंस, कंडीशंस फॉर रिवार्ड्स, पेनल्टीज़ फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसीजर फॉर रिवार्ड आर स्पेसिफाइड, उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्विज़ की तरफ। आप लोगों का छोटा सा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज़ एक्सक्लूडेड? द डे ऑन विच द ऑर्डर वाज सर्व्ड, द डे ऑन विच
the order was passed both A and B? Right option is C, both A and B. Question number 2. Under what circumstances can the authority permit an act or thing to be done within a specified time or period? If the act is related to filing a return. Option B, if the act or thing is to be done by a registered person or specified authority, both A and B. Right option is C, both A and B. Question number 3. Against which of the following actions can a suit be brought in a civil court to set aside any order passed under this act? No, to modify any assessment made under this act. Neither A nor B. Right option is C, neither A nor B. Question number 4. Who has the power to pass orders for removing any difficulty in the effective operation of this act? The authority, the government, both A and B. Right option is the government. Question number 5. Which ordinance is repealed by this act? Punjab Sales Tax Ordinance 2002, Punjab Sales Tax Ordinance 2000, Punjab Sales Tax Ordinance 1998. Right option is B, Punjab Sales Tax Ordinance 2000. Question number 6. What action can the authority take to encourage purchases from registered persons? Implement price schemes, sanction rewards to whistleblowers, both A and B. Right option is A, implement price schemes. Question number 7. Who is considered a whistleblower under this act? A person who reports concealment of tax, a person who provides false information, both A and B. Right option is A, a person who reports concealment of tax. Question number 8. What can lead to the rejection of a whistleblower's claim for a reward? Providing valuable information, providing information already known to the authority, both A and B. Right option is C, both A and B. क्वेश्चन ये दोबारा देखते हैं. व्हाट कैन लीड टू द रिजेक्शन ऑफ whistleblower क्लेम फॉर रिवार्ड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. नहीं, यहाँ पे ये होगा प्रोवाइडिंग इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नोन टू द अथॉरिटी. तो ये है कि पहले ये अथॉरिटी को मालूम है, ये इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है. बोथ एंड बी इज़ राइट ऑप्शन, यानी कि जो इसकी वैल्यू नहीं है तो उसकी अपील, ये जो उसका क्लेम और रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन पहले ये अथॉरिटी को मालूम है वो भी उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सो इस तरह से राइट ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी बनता है. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मच पेनल्टी इज़ इम्पोज्ड ऑन अ विसल ब्लोअर फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन? 50,000 रुपीज़, 100,000 रुपीज़, 200,000 रुपीज़. राइट ऑप्शन इज़ बी, 100,000 रुपीज़, यानी कि 1 लाख. Question number 10. What action is not permitted under this act regarding a whistleblower? Option है हमारे पास reporting tax evasion leading to tax collection. Option B है providing misleading information. C option है reporting concealment of tax fraud. राइट ऑप्शन इज़ बी, प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी का जो वेबसाइट है www.harvardacademy.com, इस पे आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप सिर्फ सेल्स टैक्स एक्ट 2012 जो है इसको जो है एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी अब से फ्यूचर में ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आप अगर सिर्फ़ और सिर्फ इस एक्ट के जो लेक्चर्स हैं उनको एक्सेस चाहते हैं, ये वीक एरिया है इसको आप जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये भी आपके पास अब से ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा. अल्लाह हाफिज़.